नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 पर आधारित खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। देश की दूसरी एवं दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभ आरंभ केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश आंगड़ी एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी उपस्थित रहे। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ये किसान रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक चलेगी। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी एवं रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी आंगड़ी भी जुड़े। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है जब अनंतपुर से दूसरी किसान रेल प्रारंभ हो रही है। इस अवसर पर मैं आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके माध्यम से आंध्र प्रदेश के सभी किसान भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता पर गांव गरीब किसान हमेशा से ही रहा है। हमारी खेती की जो अर्थव्यवस्था है उसको बल मिले और किसान मुनाफे में आए, 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी हर बजट में प्रयत्न करते रहे और उनके प्रयत्न निश्चित रूप से आज सफलीभूत हो रहे हैं। बजट जब आया था तो बजट में यह घोषणा की गई थी कि किसान रेल और किसान उड़ान, ये दो कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि किसानों को अपने कृषि उत्पाद की आवाजाही की सुविधा मिलेगी, किराए में कमी आएगी और सब्जी और फल इत्यादि जो कम समय जीवंत रहने वाली फसलें हैं उनको कम और उचित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा, जिससे किसान को फ़ायदा होगा और उसको ठीक प्रकार का मुनाफा मिल सकेगा। इसी क्रम में 7 अगस्त को देवलाली, महाराष्ट्र, हमारा नासिक के पास स्टेशन है, वहाँ से दानापुर पटना बिहार तक के लिए किसान रेल प्रारंभ की गई। और उस समय ये कल्पना थी कि ये रेल सप्ताह में एक बार चलेगी, लेकिन जैसे ही ये रेल का संचालन शुरू हुआ तो उसकी आवश्यकता बढ़ती गई और किसानों की तरफ से, सरकारों की तरफ से मांग बढ़ती गई और रेल मंत्रालय के हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी और सुरेश जी दोनों ने इस रेल को सप्ताह में एक बार के बजाय अब 2 बार चलेगी यह सुनिश्चित किया। और इसी क्रम में आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आदर्श नगर दिल्ली के लिए यह रेल रवाना हो रही है। यह रेल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होती हुई दिल्ली आएगी। इन सारे राज्यों के किसानों को निश्चित रूप से इस किसान रेल के माध्यम से काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारी जो कृषि की अर्थव्यवस्था है वह निश्चित रूप से मजबूत होगी।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आंध्र प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री रेड्डी साहब लगातार कृषि के क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 2 ऑर्डिनेंस पारित किए, ट्रेड और कॉमर्स और हमारा फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनेंस, और कृषि के लिए 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की। इन तीनों को अपने राज्य में क्रियान्वित करने के लिए सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, इनको गति दी जा रही है। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी को हृदय से निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम सब प्रसन्न हैं क्योंकि अनंतपुर आंध्र प्रदेश का ऐसा ज़िला है जहां 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सब्जी और फलों की खेती की जाती है। आज ये ट्रेन वहां से प्रारंभ हो रही है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के और संबंधित क्षेत्र के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और मुझे यह कहते हुए भी प्रसन्नता है कि किसान रेल की जो घोषणा बजट में की गई थी वह शुरुआत हो गई है और जल्दी ही जो किसान उड़ान कार्यक्रम है उसकी भी तैयारी है। निकट भविष्य में उसका भी क्रियान्वयन होगा और उसका लाभ हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को और अन्य दूरस्थ क्षेत्र जो हैं उनके किसानों को भी मिलेगा। और किसान उड़ान कार्यक्रम शुरू होने के पश्चात हमारे जो हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं उनको निर्यात करने में भी बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। यह अवसर हम सब के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नतादायक है और इस पूरे कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए मैं एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और सुरेश अंगड़ी जी लगातार इस दिशा में ध्यान दे रहे हैं और कृषि मंत्रालय से उनका निरंतर संपर्क बना रहता है। जैसे जैसे आवश्यकता प्रतिपादित होती है उसको शीघ्रता से क्रियान्वित करने का प्रयत्न हमेशा उनका रहता है। उसी का प्रतिफल आज के दिन के रूप में हम देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, पीयूष गोयल जी, सुरेश जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे मुख्यमंत्री रेड्डी जी और आंध्र प्रदेश के सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे। कैलाश चौधरी जी ने अपनी बात साझा करते हुए कहा कि किसानों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर के दिल्ली के आदर्श नगर तक के, और यह रेल किसानों के लिए डेडिकेटेड है। कितना इससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है, इसी संबंध में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं। सर, आज जिस तरह से रेलवे का उद्घाटन किया गया है किसान रेल के, सर इससे किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की थी बजट के अंदर कि 2 किसानों के लिए किसान रेल प्रारंभ की जाएगी, तो उसी कड़ी के अंदर ये दूसरी किसान रेल आज अनंतपुर से दिल्ली के लिए प्रारंभ की गई है। और माननीय मोदी जी की सरकार निरंतर किसानों के हित में निर्णय लेती जा रही है, चाहे वो एक्ट में परिवर्तन करना हो, चाहे किसानों के लिए सुविधा करना हो। तो ये 2022 तक हमारे किसानों की इनकम डबल करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर ये किसान रेल जो किसानों के लिए प्रारंभ की गई है, इसमें जो कृषि के हमारे उत्पाद हैं जिसमें फल है, सब्जी है, अन्य उत्पाद है, वो इस रेल के माध्यम से कम किराए के अंदर किसानों को ये फसल अपने गंतव्य स्थान पर ले जा पाएंगे। तो इससे किसानों को निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पर उसको लाभ मिलेगा, जिससे कि किसान को सीधा लाभ होगा। तो आने वाले समय के अंदर ऐसे
कई और निर्णय भी लिए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी सौगात जो आज हमारे कृषि मंत्री माननीय तोमर साहब ने हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया ट्रेन को। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे पीयूष जी गोयल साहब को कि उन्होंने इस ट्रेन का आज प्रारंभ किया है। और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। और आने वाले टाइम के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि और भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमें किसान रेल की आवश्यकता है, उन स्थानों पर और किसान रेलें भी हम प्रारंभ करेंगे। ये जो रेल है एक राज्य से दूसरे राज्य जो गंतव्य स्थान है, प्रस्थान से लेकर गंतव्य स्थान तक है, वहाँ से कई स्टेट से होकर के गुजरेगी ट्रेन है। तो वहाँ पर सर किसान अपने उत्पाद को कैसे ट्रेन में लाएंगे, उसके लिए किस तरह से व्यवस्था आपने किया है? इसकी वही व्यवस्था है, रेलवे स्टेशन के ऊपर ही किसान वहाँ लाएगा और वहाँ से अपने पार्सल के माध्यम से उसके अंदर डालेगा और वहाँ से वो ट्रेन है सीधी जिस स्थान पर जाना, जैसा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है उसके अनुसार ट्रेन जहाँ से वो माल लोड करेगा और जहाँ उनको ले जाना वहाँ पर वो ले जाके खाली करेगा। तो इस तरह से किसानों के लिए आज पूरे देश के अंदर ऐसे कई स्टेशन हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से किसान ट्रक के द्वारा या अन्य साधनों के माध्यम से वो ले जाता है, जिसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अधिक आता है। लेकिन ट्रेन से जब किसान अपने उत्पादन को लेके जाएगा तो उसमें हमने किराया भी कम रखा है। और किसानों की रेल है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये किसानों के लिए देश में पहली बार ये प्रारंभ किया है। भारत आज़ाद होने के 74 साल बाद किसानों को ये रेल मिली है। तो निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय है और ये आने वाले टाइम के अंदर हमारे किसानों को ये इसका लाभ मिलेगा। जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर भी सर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा काफ़ी कम है और फल फ्रूट से ज़्यादा है सर, वहाँ पर ख़राब होने की भी संभावना रहता है, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। क्या सर फ्यूचर में वहाँ से भी कोई ट्रेन चलाने की कोई व्यवस्था है? ऐसा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं और वहाँ जो हिली स्टेशन है क्षेत्र है, तो वहाँ से लाने के लिए जहाँ ट्रेन पहुँचेगी वहाँ ट्रेन से भी होगा और जहाँ एयर से होगा तो वहाँ से किसानों के लिए किसान एयर के माध्यम से हम वो फ्लाइट भी चलाएंगे, तो उससे भी किसान उस उत्पादन को पहुंचेंगे। तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार, चाहे APMC एक्ट के अंदर सुधार करना हो, किसान एक देश एक बाज़ार करना हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, तो ऐसे कई फैसले हुए हैं। और कोविड के समय के अंदर किसानों को सही समय पर सही फसल का कटना हुआ हो, या आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत आज 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा। किसान स्वयं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, खुद प्रोसेसिंग करके और एक्सपोर्ट भी करेगा। जहां उसको बेचे अच्छी रेट मिलेगी वहां पर वो किसी भी राज्य के अंदर बेच पाएगा। पहली बार किसान आज़ाद हुआ है कि अपनी मंडी से बाहर भी अब किसान अपने उत्पादन को बेच सकता है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि हमें किसानों को वो हर सारी सुविधाएं देंगे, चाहे उसके लिए हमारे को ट्रेन चलानी होगी तो हम ट्रेन उस स्थान से चलाएंगे, और जहां आवश्यकता अगर फ़्लाइट की आवश्यकता होगी तो वहां पर हम फ्लाइट से भी किसानों को सुविधा देंगे। ये किसानों के लिए आने वाले समय के अंदर सुविधा के साथ में लाभकारी भी होगा और किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। मंडी कानून में जिस तरह से सर संशोधन किया गया है जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, ये दोहरी सर किसान रेल जो चला करके फ़ायदा हो रहा है, क्या एक दूसरे के पूरक इसको माना जाए सर? हाँ, ये निश्चित रूप से कि पहले किसान अपनी मंडी में ही बेच सकता था, तो मंडी के अंदर उत्पादन बेचता था, तो उससे अब वो मंडी से बाहर बेचेगा। अगर किसी दूसरे राज्य के अंदर भी बेचेगा तो उसके लिए भी ये सुविधा हो जाएगी, उसको कम किराए के अंदर होगा। और दूसरा, ऐसे फल है, सब्जी है जो दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो उसके अंदर भी ख़राब नहीं हो, इसके लिए वहाँ उसके बाकायदा पूरी ट्रेन एयर कंडीशन है, तो उसकी वजह से वो ख़राब भी नहीं होंगी। ये सारी सुविधाएं की गई। ट्रेन के अंदर भी हमने सुविधाएं दी है कि हमारा किसान का उत्पादन ख़राब भी नहीं हो। जिस तरह से कोल्ड स्टोरेज के अंदर जैसी व्यवस्था होती है वैसी ही व्यवस्था सारी उस ट्रेन के अंदर भी हमने की है। तो इसलिए किसानों के लिए मैंने कहा ना, सुविधा भी है और इससे किसानों को लाभ भी होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 3 लाख का आंकड़ा छुआ है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्लेटफॉर्म ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के तहत अब 3 लाख टेलीकंसल्टेशन पूरे हो गए हैं। इस सेवा के तहत टेलीकंसल्टेशन की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इस प्लेटफॉर्म ने उस समय से लेकर अब तक 1 माह के भीतर ही टेलीकंसल्टेशन के आंकड़े को सफलतापूर्वक दोगुना कर लिया है। इनमें से 1 लाख टेलीकंसल्टेशन तो पिछले 20 दिनों में ही पूरे हो गए हैं। इस प्लेटफॉर्म ने प्रथम 1 लाख टेलीकंसल्टेशन 23 जुलाई 2020 को पूरे किए थे और उसके बाद के 1 लाख टेलीकंसल्टेशन 26 दिनों के भीतर ही 18 अगस्त को पूरे हो गए थे। टेलीमेडिसिन सेवा सामाजिक या शारीरिक दूरी सुनिश्चित करते हुए डॉक्टरों को मरीजों से कनेक्ट करती है। ये ऐसे महत्वपूर्ण समय में आवश्यक स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा रही है जब संक्रामक बीमारी के कारण पारंपरिक चिकित्सा को जोखिम भरा माना जा रहा है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म 2 तरह की टेलीमेडिसिन सेवाओं यथा डॉक्टर से डॉक्टर कनेक्ट और मरीज से डॉक्टर कनेक्ट में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। डॉक्टर से डॉक्टर कनेक्ट दरअसल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका शुभारंभ नवंबर 2019 में हुआ था। इसका लक्ष्य दिसंबर 2022 तक हब एवं स्पोक मॉडल के तहत सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में टेलीकंसल्टेशन को कार्यान्वित करना है। ये कोविड के फैलाव को रोकने में वरदान साबित हुई है। यही नहीं, इसके तहत गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवा भी मुहैया कराई जा रही है। भारत ने कुल 5 करोड़ कोविड जांच करके एक नई ऊंचाई दर्ज की। प्रति मिलियन जांच में निरंतर वृद्धि, आज 36,703 मामलों की जांच हुई है। कोविड महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में त्वरित और व्यापक जांच ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने 5 करोड़ संचयी जांच की संख्या को पार करते हुए आज एक और ऊंचाई को छुआ है। भारत ने जनवरी 2020 में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में मात्र एक टेस्ट से लेकर आज 5 करोड़ 6,50,128 तक का मार्ग तय किया है। देश में पिछले 24 घंटों में जांच क्षमता में वृद्धि करते हुए 10,98,621 मामलों की जांच की गई है। कोविड-19 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को समायोजित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड पर अपनी मार्गदर्शन नोट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों को संदिग्ध मामलों के लिए व्यापक निगरानी हेतु प्रति मिलियन जनसंख्या पर प्रतिदिन 140 जांच करने की सलाह दी है। भारत के लिए सप्ताह दर सप्ताह का डेटा इस मामले में एक बेहतर सुधार दर्शाता है। डायग्नोस्टिक लैब के विस्तार के साथ प्रति मिलियन जांच में वृद्धि की गई है। टीपीएम में 1 जुलाई के 6,396 से आज 36,703 तक की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में आज 1,668 प्रयोगशालाएं हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र में 1,035 प्रयोगशालाएं और 633 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। आपको बता दें कि 9 राज्यों के 22 बांस क्लस्टर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय बांस मिशन से जुड़े जो लोग हैं उनको भी संबोधित किया है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड व महाराष्ट्र के 22 बांस क्लस्टरों की हाल ही में वर्चुअल शुरुआत की। साथ ही राष्ट्रीय बांस मिशन के लोगों का विमोचन किया। कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि देश में बांस मिशन सफल हो रहा है। भारत अब बांस के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होगा। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये संकल्पना रही है कि स्थानीय उद्यमियों की प्रगति हो, उनका संरक्षण हो और देसी उत्पाद आगे बढ़ें। इसी क्रम में बांस मिशन के पीछे सरकार के उद्देश्य सभी के सहयोग से सफल हो रहे हैं। बांस के महत्व को देखते हुए सरकार ने पेड़ की परिभाषा से बांस को हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1972 का वर्ष 2017 में संशोधन किया, जिससे किसानों को बांस व बांस आधारित उत्पादों की सुगम आवाजाही में सहायता हुई है। आज सभी लोग बांस की खेती और व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। आयात नीति में भी परिवर्तन के साथ ही बांस मिशन की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार तेजी से काम कर रही है, जिससे ये व्यवसाय बढ़ रहा है और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। श्री तोमर ने कहा कि देश में एक बड़ा रकबा ऐसा है जहां फसलों की खेती नहीं हो सकती, लेकिन बांस का उत्पादन किया जा सकता है। मेड़ पर भी बांस उगाकर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है। पुरातन काल में भी लोग बांस का उपयोग अपने घरों के लिए करते थे। वे घर सुरक्षित रहते थे। सरकार के माध्यम से अब पुरानी पद्धतियों को ही नई तकनीक से विकसित किया जा रहा है। राज्य भी बांस मिशन को गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे यहाँ के कारीगर भी कुशल हैं, जिनके इस दिशा में आगे बढ़ने पर निर्यात बढ़ाने के लिए भारत अग्रसर होगा। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।